नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा चर्चा का विषय है नौकरशाही, जिसे अधिकारी तंत्र यानी ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में नौकरशाही शब्द का प्रयोग करते हैं। हमारे घृणात्मक भाव से, घृणा के भाव से इस तंत्र को हम स्वरूप देते हैं। यानी अक्सर हम बोलते हुए पाते हैं, अरे बड़ी नौकरशाही छाई हुई है। क्या वास्तव में नौकरशाही एक नकारात्मक रूप है? नौकरशाही का वास्तविक अर्थ क्या है? इस बिंदु पे अगर नजर डालें तो पहली बात तो नौकरशाही एक संस्थानात्मक प्रकार का एक संगठन है जिसमें वृहद स्तर पर प्रशासकीय कार्यों को युक्ति संगत और औपचारिकता के आधार पर संपादित करने हेतु पिरामिडीय पद सोपानीय रूप में व्यक्तियों के कार्यों का समन्वय किया जाता है। पिरामिडीय की जब बात हम करते हैं तो पिरामिड का मतलब क्या है? पिरामिड का मतलब इस प्रकार समझिए, तो पिरामिड एक ऐसी आकृति है जिसमें हम ऊपर की ओर चढ़ें तो शीर्ष क्रम में जाएंगे और नीचे की ओर करें तो निम्न क्रम में जाएंगे। यानी इसमें हायरार्की की एक व्यवस्था पाई जाती है, उच्चता व निम्नता के क्रम पाए जाता है। इसे हम पिरामिडीय आधार कह सकते हैं। तो इस प्रकार से नौकरशाही एक पिरामिडीय आधार है, अगर सोपानीय क्रम है। अब कहां नौकरशाही नहीं पाई जाती? तो अगर हम सीधी बात देखें तो परिवार को छोड़कर लगभग सभी संस्थाओं के कार्य कर्मचारी तंत्र के द्वारा किए जाते हैं। यह पद्धति सामान्यतः वहां उत्पन्न हो जाती है जहां बहुत से व्यक्तियों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी जब एक साथ हम कई लोगों की क्रियाओं में एक समन्वय यानी एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म को विकसित करना चाहते हैं तो हमें एक उच्चता निम्नता के क्रम को बैठा करके समाज को व्यवस्थित करने के लिए एक स्वरूप देना पड़ता है। इस शब्द का प्रयोग प्रशासन के कार्यकलापों और कार्य पद्धति दोनों के लिए किया जाता है। यानी कार्य करने का तरीका क्या है, कार्य पद्धति इसी से कहेंगे, और कार्यकलाप यानी कार्य कैसे हो रहा है। बहुत बार ऐसा भी हुआ जब कभी इस शब्द का प्रयोग अक्षमता और उसके द्वारा शक्ति के दुरुपयोग के अर्थ में किया जाता है। अक्सर हम इसे नेगेटिवली लेते हैं। जैसे हम ये मानते हैं कि नौकरशाही यानी कि ऐसा शासन तो है जो नौकरों का है परंतु आराम तलबी से भरा हुआ है। यानी इसे भ्रष्ट अर्थ में नौकरशाही करके लक्षित किया जाता है। इस शब्द का अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण पे जाएं, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सामान्यतः अर्थशास्त्री विंसेंट ड कॉरेन द्वारा 19वीं शताब्दी में राज्य द्वारा बढ़ते हुए हस्तक्षेप को इंगित करने के लिए किया गया। यानी अर्थशास्त्र विषय से इसकी शुरुआत होती है। अर्थशास्त्र विषय में विंसेंट ड कॉरेन ने इस शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग किया। बाद में अनेक यूरोपीय लेखकों ने इस शब्द का प्रयोग इसी प्रकार की दशाओं का वर्णन करने के लिए किया। सन 1895 में मोसाका की एक पुस्तक आई, द रूलिंग क्लास, यानी राज्य करने वाला वर्ग, सत्ताशील वर्ग, जिसके प्रकाशन के बाद इस शब्द ने एक स्थायी रूप ही ग्रहण कर लिया। तो 1895 के बाद नौकरशाही को एक पहचान मिल गई, एक स्वरूप मिल गया, किंतु इसे अपने वर्तमान अर्थ और संदर्भ में सजाने संवारने का श्रेय प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर को जाता है। मैक्स वेबर ने इसे एक नया स्वरूप दिया जिस स्वरूप में आज इसकी पहचान है। तो भले ही विंसेंट ने इसे अर्थशास्त्र में जन्म दिया, मोसाका ने राजनीति शास्त्र में इसकी वर्णन कर डाली, लेकिन जितना ज्यादा कॉमन और प्रसिद्धि थी नौकरशाही शब्द को मैक्स वेबर के विचारों के द्वारा मिला, उतना शायद ही किसी के द्वारा मिला हो। इन्होंने इस पद को अपने बहुप्रचलित भ्रष्ट स्वरूप से निकालकर इसमें निहित धारणा को आधुनिक औद्योगिक समाज के किसी भी संगठन के लक्ष्यों के तर्कसंगत ढंग से प्राप्ति के लिए अपरिहार्य बता दिया। यानी उन्होंने कहा कि अगर आधुनिक समाज को
आधुनिक औद्योगिक समाज जो उद्योग से परिपूर्ण है, औद्योग का विकास हो रहा है, इस आधुनिक समाज को अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो नौकरशाही को अपनाना पड़ेगा। अपरिहार्य है, यानी बिना इसके तो संभव ही नहीं है। नौकरशाही आज तर्कशील ढंग से प्राप्ति के लिए मैक्स वेबर को इसे योग देना होगा। मैक्स वेबर ने इसे तार्किक आधार दिया और बताया कि बिना इसके आज के औद्योगिक समाज विकसित नहीं हो सकते। अब आपके मन में आता होगा कि सिर्फ उद्योग यानी प्राइवेट जगत के लोग ही नौकरशाही का प्रयोग करते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। नौकरशाही तो एक तंत्र हुआ जो कि सिर्फ और सिर्फ इतना कार्य कर रहा है कि वह यह बता रहा है कि कार्य करने की तरीका क्या है, लेकिन इस तंत्र को प्राइवेट और सरकारी दोनों तंत्र में प्रयोग किया जा रहा है। सरकारी तंत्र तो सरकार के द्वारा बनाए गए तंत्र है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी तो उच्च से निम्न क्रम में हायरार्की पिरामिडी के आधार पर एक क्रम यानी एक सत्ता या यूं कहें शक्ति का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार से हम अगर मैक्स वेबर के विचारों के अनुसार चलें तो उन्होंने नौकरशाही को बृहद स्तरीय मानवीय संगठन का सर्वाधिक कुशल और कार्यक्षम रूप बताया। अब इस प्रकार से कानून और नियमों द्वारा निर्धारित कार्यालय के कार्यों को एक निश्चित क्षेत्र, कार्यालय की कार्यकलापों का निजी मामलों में पृथकता, अधिकारियों की वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर पदोन्नति और एक निश्चित वेतन व्यवस्था आदि को हम नौकरशाही का एक आधार मान सकते हैं, नौकरशाही का एक स्वरूप ले सकते हैं। बाद के लेखकों ने अधिकारी तंत्र की मैक्स वेबर की धारणा में काफी संशोधन एवं परिवर्तन किया। उन्होंने अपने अपने अनुसार इसकी व्याख्या किया। प्रमुख रूप से अगर हम मर्टन को लें, जो कि एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री, उन्होंने कहा कि मैक्स वेबर द्वारा बताए गए अधिकारी तंत्र के लक्षणों पर यदि सूक्ष्म रूप से विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि यदि अधिकारियों द्वारा नौकरशाही नियमाचारों का कठोरता पूर्वक पालन किया जाता है तो यह प्रवृत्ति न्यूनाधिक मात्रा में लकीर के फकीर, अनम्यता, रक्षात्मकता जैसे दुर्गुणों को जन्म देती है, जिसके कारण जनता से व्यवहार करने में काफी कठिनाई आती है। अब इसी क्रम में कोजर ने इसके विषय में क्या कहा? कोजर ने कहा कि अधिकारी तंत्र एक ऐसा संगठन है जो अपने व्यवहार में सुधार अपनी भूलों से सीखने के द्वारा नहीं कर सकता। मैक्स वेबर के बाद ब्यूरोक्रेसी पर बहुत कुछ लिखा गया, बड़ी आलोचना प्रत्यालोचना भी हुई। इसी के आधार पे स्टानिस्ला आंद्रेस्की ने मैक्स वेबर इनसाइट्स एंड अदर्स एक पुस्तक जो 1984 में लिखा, जो कि वास्तव में देखा जाए तो आजकल ब्यूरोक्रेसी शब्द के 4 अर्थ को व्यक्त करता है। यानी उन्होंने इस पुस्तक में वर्तमान ब्यूरोक्रेसी का मूल स्वरूप प्रस्तुत किया और इसके 4 अर्थ बताए। पहले अर्थ में उन्होंने कहा कि उन व्यक्तियों के समूह के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं जो वेबर द्वारा बताए गए तरीकों के अनुसार प्रशासनिक कार्य करते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के लिए, प्रशासन से रिलेटेड कार्यों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरे अर्थ में संबंधों के एक ऐसे ताने बाने के लिए जिससे वे बंधे होते हैं, यानी एक रिलेशंस का नेटवर्क है, नेक्सस है, जिसके तहत ये बंधे हैं और उसके तहत क्रिया कर रहे हैं। तीसरे अर्थ में देखें तो शक्ति की विपुल मात्रा के लिए जो उनके पास एक पुंज के रूप में होती है, यानी एक पावर की एक लिमिटेशन होती है जो उन्हें बांट के दिया जाता है। जैसा मैंने भी कहा कि एक हायरार्की है, एक पिरामिडीय आधार है जिसमें उच्चता से निम्नता के क्रम में शक्ति का वितरण किया गया। तो मैक्स वेबर की तीसरे यहाँ पर आंद्रेस्की के तीसरे अर्थ के अनुसार देखें तो ये एक शक्ति का पिरामिड के आधार को स्वीकारते हैं। और चौथा है प्रशासकीय मशीन है, यानी कार्यप्रणाली के विभिन्न प्रकार की कमजोरियों और कारगुजारियों को दर्शाने के लिए किया जाता है। आधुनिक समाजशास्त्री लेखन में इन चारों विशेषताओं पर खूब लिखा गया। स्वयं आंद्रेस्की ने ब्यूरोक्रेसी की जो ये तीसरी विशेषता है इस पर ज्यादा जोर दिया, यानी शक्ति की विपुल मात्रा।
यानी ब्यूरोक्रेसी की तीसरी विशेषता क्या बताया? शक्ति की विपुल मात्रा, जिसमें शक्ति को पुंज के रूप में लोगों में बांट दिया जाता है और उन्हें डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये नौकरशाही के संबंध में विभिन्न विचारकों ने अपने डिफरेंट दृष्टिकोण रखे। अब इस हिसाब से एक समझ पे पहुंचे तो नौकरशाही एक कार्य करने की प्रणाली है, एक व्यवस्था है, एक तरीका है जो कि समाज में जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तब प्रभावी हुआ। इससे पहले जब लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई थी या वह कमजोर स्थिति में था तो राजतंत्र का बलन था। राजतंत्र जिसके अंतर्गत राजा यानी एक व्यक्ति का तंत्र हुआ करता था, वो काफी तानाशाही प्रकृति का था, यानी वो जैसे विचारों को रखेगा बस उसे ही अपनाया जाएगा, जिसमें वो जनता के सुखों का ध्यान नहीं रखेगा, अपनी विशेषता, अपने सुखों और अपने लाभ के दृष्टिकोण से जनता से कार्य करवाएगा। आगे चलकर जब मार्क्स के विचार, लेनिन के विचार प्रभावी होते हैं तो उनके अनुसार जनता का विद्रोह हुआ और लोकतंत्र जैसी प्रणाली का विकास हुआ। लोकतंत्र जैसी प्रणाली के विकास होने के बाद सत्ता पे कोई नहीं होगा, सत्ता नौकरों के हाथ में आएगी, नौकर ही शासन की व्यवस्था के बागडोर को अपने हाथों में संभालेंगे, शासन की व्यवस्था की एक कार्यप्रणाली बनाई जाएगी और नौकरों के द्वारा शासन किया जाएगा। नौकर का शासन ऐसा होगा कि वह सबके लिए बराबर से सोचेगा, समाजवाद जैसी विचारधारा की अवधारणा का विकास करेगा। नौकर इस प्रकार से शासन करेगा जिससे समाज के सभी वर्गों को बराबर से लाभ मिल सके, किसी का अहित ना हो, सबके लाभ के दृष्टिकोण से नौकर का शासन होगा। क्योंकि उसने शोषण लंबे समय से झेला है, काफी लंबे समय से शोषण को उसने अपने ऊपर गुजारा है, अतः अब वह शोषण को बर्दाश्त नहीं करेगा और न ही वह शोषण करेगा, क्योंकि वो यातना प्राप्त कर चुका है। अब उसके अंदर बड़ी मुश्किल से उसने इस जीत को हासिल की और सत्ता को सब में विकेंद्रीकृत कर दिया जाएगा। तो विकेंद्रीकरण की एक प्रणाली जिसमें सत्ता विभिन्न हाथों में होगी और जो जितना योग होगा उसे उतना शक्तिशाली बनाया जाएगा। पिरामिडीय आधार पर सत्ता का एक संचलन यानी शक्ति की विपुल मात्रा को सत्ता के आधार पर बांट दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के अनुसार नौकरशाही कोई बुराई नहीं है, एक अवधारणा है जो लोकतंत्र के प्रणाली के लिए अनिवार्य है, लोकतंत्र को चलाने के लिए एक प्राथमिक तत्व है। लेकिन चूंकि वह भावना, जिस भावना के साथ नौकरों को यह तंत्र, नौकरों की शाही यानी नौकरों के लिए व्यवस्था बनाई गई, आज उस भावना के साथ नौकर नहीं है। यानी जो सेवक था, जिसको जब कठिनाई के बाद या विशेषता या ये कहें कि ये शासन का बागडोर दिया गया, तो आज उस भाव के साथ वो सेवक यानी नौकर नहीं सोच रहा। आज सिर्फ एक प्रणाली बन गई जिसमें हम अपने सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति को ध्यान नहीं देख रहे हैं, केवल और केवल एक सांस्कृतिक प्रक्रिया अपना रहे हैं। ऑफिसर केवल ऑफिस में जाके बैठ रहा है इस उद्देश्य के साथ कि नहीं कि समाज की सेवा करना है, बल्कि इस उद्देश्य के साथ कि हमें अपना कार्य करना है, सैलरी लेना है, 10 से 5 पहुंचना है, ये दिखा दिया कि हम पहुंच गए, परंतु हम उस उद्देश्य के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं। अब कोई व्यक्ति आया, क्लर्क से एक काम कह रहा है तो क्लर्क उसे टालमटोली में लगा हुआ है। इस प्रकार से आज वह भावनाएं शून्य हो गई जिस भावना के साथ नौकरशाही का विकास किया गया था। इसलिए नौकरशाही के दुर्गुणों की वजह से इसे एक सकारात्मक से नकारात्मक अवधारणा में चिन्हित किया जाने लगा। तो इस प्रकार से नौकरशाही एक नकारात्मक अवधारणा बन गई। इतना ही। अगर आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। मैं जल्दी बहुत से और अन्य वीडियोस को बनाऊंगा और आपके लिए इसे अपलोड करूंगा, जो कि यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और विभिन्न परीक्षाओं में समाजशास्त्र रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।